नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। श्याम डिजिटल क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह, उनकी रानी पद्मिनी और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संदर्भ में। दोस्तों, 1302 ईस्वी में राणा समर सिंह के उपरांत उनका पुत्र राणा रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है। लगभग एक साल बाद ही जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किन किन कारणों से किया? तो पहला कारण है सुल्तान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। सुल्तान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का मतलब है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में जो मेवाड़ है उस पर अधिकार करना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि मेवाड़ पर अधिकार करने के उपरांत ही गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत पर प्रभाव स्थापित किया जा सकता था। ऐसे में मेवाड़ की स्वतंत्रता अलाउद्दीन खिलजी के एक सूल की तरह चुभ रही थी। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव देखो, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के समय मेवाड़ के प्रभुत्व में काफी वृद्धि हुई। इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया? विस्तार किया। मेवाड़ की सीमाओं का क्या किया? विस्तार किया। जिससे क्या होता है, दिल्ली के पास मेवाड़ एक काफी प्रभुत्वशाली, बलशाली, शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, जो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के लिए क्या थी? एक तरह से चुनौती थी। अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़ का दुर्ग। देखो, कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करा, लेकिन चित्रांग मौर्य वंश का शासक था। चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग। आपसे पूछे चित्तौड़ का दुर्ग का निर्माण किसने किया था? चित्रांग मौर्य ने किया था। चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित यह दुर्ग मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए क्या रहा? अभेद्य रहा। अलाउद्दीन खिलजी से पहले बलबन, इल्तुतमिश आदि कई दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी इस पर अधिकार कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता था। यह भी एक अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का क्या था? कारण था। दुर्ग का सामरिक महत्व क्या था? ये चित्तौड़ के दुर्ग की झलक है। दुर्ग का सामरिक महत्व क्या था? देखो, चित्तौड़ अगर किसी को दक्षिण भारत पर अधिकार करना है, दक्षिण भारत के अलावा गुजरात पर अधिकार करना है, मालवा पर प्रभाव स्थापित करना है, ऐसी स्थिति में मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अधिकार करना क्या था? उसका आवश्यक था। गुजरात से एक बार 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान के लिए जा रही थी। मेवाड़ होकर कहाँ जा रही थी? गुजरात अभियान के लिए जा रही थी, तो उसको रास्ते में रोक दिया रावल समर सिंह ने। तत्कालीन मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह ने रोक दिया। बोले, बिना पूछे कहाँ से जा रहे हो? तो उनसे जुर्माना लिया। जुर्माना लेने के बाद ही उन्हें मेवाड़ की सीमा से जाने दिया। तो जो जुर्माना लिया था रावल समर सिंह ने, वह भी सम्राट की प्रतिष्ठा के लिए क्या थी? प्रश्न चिन्ह था। ऐसे में मेवाड़ पर अधिकार करना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या गया था? आवश्यक हो गया था। पांचवा कारण है रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के बारे में सुनता है। एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति होता है। कौन था? राघव चेतन नामक व्यक्ति था। उसने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया कि राणा रतन सिंह की जो पत्नी है वह काफी रूपवती, सौंदर्यवान है। ऐसे में कामांध प्रवृत्ति का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कामांध विलासी प्रवृत्ति का शासक था। विलासी प्रवृत्ति का क्या था? शासक था। वह रानी पद्मिनी को अपने हरम क्या होता है? रानियों का अलग से महल होता है, उसमें हरम में किसको लाने चाहता था? पद्मिनी को लाना चाहता था। तो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करा। यह आपको इस घटना का उल्लेख किसमें मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत पुस्तक में मिलता है। हल्की सी कहानी है रानी पद्मिनी को लेकर। रानी पद्मिनी काफी सुंदर महिला थी। यह सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन, सिंहल द्वीप क्या है? सिंहल द्वीप वर्तमान का जो ये आपके श्रीलंका है, उसे क्या कहते थे? पहले सिंहल द्वीप कहते थे। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी।
सिंहल द्वीप का राजा गंधर्व सेन की क्या थी, पुत्री थी। इसके पास एक तोता था, उसका नाम था हीरामन तोता। कौन सा तोता था? हीरामन। हीरामन एक ऐसा तोता होता है जो क्या है, मनुष्य की भाषा को समझता है और बोल सकता है। यह हीरामन तोता एक बार पिंजरे से निकलकर उड़ गया, उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया और ब्राह्मण को सस्ती रेट में बेच दिया। ब्राह्मण ने क्या करा, उस तोते को पकड़ कर किसको दे दिया, राणा रतन सिंह को दे दिया और काफी मात्रा में सम्मानपूर्वक इनाम में वस्तुएं प्राप्त कर ली। हीरामन तोते ने राणा रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बता दिया कि सिंहल द्वीप का राजा गंधर्व सेन है, उनकी पुत्री काफी सुंदर और रूपवती है। ऐसे में राणा रतन सिंह 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक योगी के भेष में सिंहल द्वीप में रहता है पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। अंत में गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? राणा रतन सिंह से कर दिया था। राणा रतन सिंह से शादी होने के बाद राणा रतन सिंह के दरबार में एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति रोजगार के लिए आता है। तो बोले मालिक मेरे को कुछ रोजगार दे दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। उस समय राजा के पास सेवा करने के लिए मुख्य रूप से एक ही कार्य होता था, सेना। वह उसके शरीर को देखकर उसको सेना में रख लेता है। लेकिन कुछ समय बाद राणा रतन सिंह को पता चलता है कि जो राघव चेतन नाम का व्यक्ति है वह जादू टोने में क्या है, निपुण है, जादू टोने करता है। ऐसे में राघव चेतन को दरबार में बुलाया जाता है और दरबार में बुलाकर क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अपमानित कौन करता है? राणा रतन सिंह राघव चेतन को क्या करता है, अपमानित करता है। तो राघव चेतन मन ही मन में बोलता है जो आपने मेरा अपमान किया उससे मैं ब्याज सहित वसूलूंगा। क्या करूंगा? ब्याज सहित वसूलूंगा। अपमानित होकर ये कहां चला जाता है? अपमानित होकर खिलजी की शरण में चला जाता है। कहां जाता है? खिलजी की शरण में। खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। उसे पता था अलाउद्दीन खिलजी एक कामांध और विलासी प्रवृत्ति का शासक है। वह उसे पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में काफी मात्रा में बखान करता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जनवरी 1303, 25 जनवरी 1303 को क्या करता है, चित्तौड़ को क्या करता है, प्रस्थान करता है। चित्तौड़ के दुर्ग के पास आकर गंभीरी और बेड़स नदी है, वहां पर क्या लगाता है, अपना डेरा लगाता है। लगभग 2 महीने तक राणा की शाही सेना इधर उधर भागती रही, कोई फायदा नहीं मिला, नहीं कोई सफलता मिली। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने प्लानिंग करी और दुर्ग के पास बड़े बड़े चबूतरे बनाए और पत्थर फेंकने की मशीन मजनिक स्थापित करी, जिससे दुर्ग की दीवारों पर थोड़ा बहुत असर पड़ा। लेकिन ऊपर से राजपूत सेना लगातार आग, तीर और पत्थर की बौछार, शाही सेना किसे कहते हैं, सुल्तान की सेना को शाही सेना कहा गया है, शाही सेना पर लगातार बौछार कर रहे थे, जिससे शाही सेना में काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन लगातार 8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को घेरे रखा, जिससे दुर्ग में भी कुछ समय बाद अनाज आदि का अकाल पड़ने लग गया, पानी की कमी महसूस होने लगी। साथ में ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी क्या है, अब काफी थक चुकी थी, वापस जब लौटना चाहती थी। उन्हें रोके रखना संभव नहीं था, किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा बताए गए अनुसार अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को कहता है कि मैं रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं तो उसकी मात्र क्या देखना चाहता हूँ, झलक। आपने सुना होगा गाना एक, झलक दिखला जा। मैं तो उसे केवल क्या देखना चाहता हूँ, झलक देखना चाहता हूँ। जैसे ही रानी की झलक देख लूंगा वापस चला जाऊंगा। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी से समझौता करने के लिए कौन जाता है, राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से क्या करने जाते हैं, समझौता करने जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी धोखे से क्या कर लेता है, इन्हें बंदी बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी बंदी किसे बना लेता है, राणा रतन सिंह को बना लेता है और कहता है अब रानी पद्मिनी कौन आएगी, रानी पद्मिनी आएगी तब ही आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन राणा रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। कौन थे, गोरा और बादल, दोनों चाचा भतीजे थे, गोरा और बादल। गोरा और बादल ने निर्णय करा कि रानी पद्मिनी को कहां नहीं बेचा जाएगा,
शाही सेना के कैंप में नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने क्या करा, एक प्लानिंग बनाई और 1600 पालकी मंगवाई। कितनी पालकी मंगाई? 1600 पालकी मंगाई गई। 1600 पालकियों में रानी के भेष में तो कौन बैठता है? बादल। रानी के भेष में बादल बैठता है पालकी में। और अन्य जो पालकी हैं उनमें कौन बैठती हैं? अन्य पालकियों में दासियां बैठती हैं। कौन बैठती हैं? दासियां बैठती हैं नाम मात्र के रूप में। लेकिन दासियों जो कौन थे? सैनिक थे। कौन थे? सैनिक थे। कौन से सैनिक? राजपूत सैनिक थे। जैसे ही ये पालकियां अलाउद्दीन खिलजी के कैंप के पास जाती हैं, जहां अलाउद्दीन खिलजी किसको बंदी बना रखा था? राणा रतन सिंह को क्या कर रखा था? बंदी बना रखा था। पालकी से तुरंत ही गोरा कूदता है और गोरा कूद कर सीधा रतन सिंह को पकड़कर अपने घोड़े पर बिठाकर वापस से भगा ले जाता है। पीछे से गोरा, देखो बादल तो वापस ले जाता है किसको? राणा रतन सिंह को। और गोरा के साथ जो राजपूत सेना है वो डटकर सामना करती है किसका? दिल्ली सल्तनत की अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या करती है? सामना करती है। ऐसे में गंभीर युद्ध होता है। बादल गोरा वीर गति को प्राप्त होता है। साथ में ही जब सब कुछ हारने की स्थिति हो गई थी, ऐसी स्थिति में राजपूत सरदार राणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण करते हैं। केसरिया बाना कब धारण किया जाता है? जब मरने मिटने का प्रश्न आ जाता है तब क्या धारण किया जाता है? केसरिया बाना धारण किया जाता था। किनके द्वारा? राजपूतों के द्वारा। वह अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। मरना मंजूर था, अधीनता स्वीकार करना मंजूर नहीं था। दुश्मनों से भिड़ते हैं। ऐसे में राणा रतन सिंह बादल सहित वीर गति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का भार किसको दिया गया था? लक्ष्मण सिंह को दिया गया था। लक्ष्मण सिंह भी अपने 7 पोतों के साथ क्या हो जाता है? युद्ध में काम आ जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। जब राजपूत क्षत्रियाणियों को यह पता चलता है कि अब किसी प्रकार की आस नहीं बची है, अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग पर कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी पहुंच सकता है, तो क्षत्रियाणियों ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, किसी नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर रचाया। क्या रचाया? जोहर रचाया। देखो जोहर रचाने का मतलब क्या होता है? अपने जीवन की यह लीला खुद समाप्त करना क्या कहलाता है? जोहर कहलाता है। इन्होंने कौन सा जोहर अपनाया? अग्नि जोहर अपनाया। अग्नि में कूद कर क्या दे दी? अपनी जान दे दी। सबसे पहले कौन देती है? रानी पद्मिनी देती है। रानी पद्मिनी के पीछे अन्य राजपूत क्षत्रियाणियां अग्नि में क्या होती हैं? जल जाती हैं। अपने आप को अग्नि में क्या कर देती हैं? समर्पित कर देती हैं और अपनी राजपूती परंपरा का निर्वहन करती हैं। यह हल्की सी क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की घटनाक्रम था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का क्या उद्देश्य था? अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था रानी पद्मिनी को प्राप्त करने का। वह उसमें सफल नहीं होता है, तो ऐसे में गुस्से में आकर 26 अगस्त 1303 को संपूर्ण चित्तौड़ में नरसंहार का आदेश देता है, जिसमें 30-40 हजार लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। काफी महिला पुरुष आदि मारे जाते हैं। काफी धन संपत्ति लूटी जाती है। मंदिर महल आदियों को तोड़ा जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त करता है और खुद वापस लौट जाता है। खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद रखा था। लेकिन खिजर खां लंबे समय तक चित्तौड़ का शासन नहीं संभाल सका। ठीक है, तो यह हल्की सी क्या थी? चित्तौड़गढ़ के आक्रमण की क्या है? घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी। अब सीधा थ्योरी पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो 13 जनवरी 1303 में क्या किया था? आक्रमण के लिए प्रस्थान किया था। कहां से? दिल्ली से प्रस्थान किया था। कहां पहुंचा? सेना से चित्तौड़ पहुंचा। कौन सी नदी पे डेरा जमाया? गंभीरी और बिरस नदी पे क्या जमाया? डेरा जमाता है, अपना शिविर स्थापित करता है। लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। 2 माह तक इधर उधर भटकता रहा, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद में वह थोड़ा प्लानिंग चेंज करता है। दुर्ग के आसपास क्या बनाता है? पत्थर के बड़े बड़े चबूतरे बनाता है और साथ ही पत्थर फेंकने के संयंत्र, मजनिक, कौन सा यंत्र था? मजनिक था, वह स्थापित करता है, जिससे दुर्ग की दीवारों पर अटैक किया जाता है। लेकिन 8 माह तक डेरा डाले रखा, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में जो सुल्तान की सेना थी वो थक गई थी, वापस लौटना चाह रही थी। सुल्तान की सेना का धैर्य जवाब दे रहा था। साथ में ही जो दुर्ग है उसमें भी क्या है? दुर्ग में भी क्या हो गया था? अनाज आदि का क्या हो गया था? अकाल पड़ने लग गया था।
8 महीने बाद दुर्ग में अनादि का क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया था। ऐसी स्थिति में राजपूत सरदार दुर्ग से क्या आ गए, बाहर आए और केसरिया बाना क्या करते हैं, धारण करते हैं और तुर्की सेना पर क्या कहते हैं, टूट पड़ते हैं। देखो अलग अलग कहानी है इसकी, ठीक है। तो एक कहानी तो पद्मावत में बताई गई है। पद्मावत में तो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी समझौते के लिए किसको बुलाता है, अलाउद्दीन खिलजी समझौते के लिए किसको बुलाता है, रतन सिंह को बुलाता है कि मुझे तो केवल क्या देखनी है, रानी पद्मिनी की झलक देखनी है। और ये खजाइन उल फतवा में है। खजाइन उल फतवा में क्या है कि अनादि का अकाल पड़ गया था। ऐसी स्थिति में राजपूत सरदार कहाँ गए, दुर्ग से बाहर आ गए और उनको लगा कि अब मरना निश्चित है। तो ऐसे में लड़कर मारा जाए तो केसरिया बाना धारण कर लेते हैं, मतलब मृत्यु का वर्ण करते हैं और तुर्की सेना पर टूट पड़ते हैं। इसमें राजपूत सेना क्या होती है, हार होती है। रानी पद्मिनी जब संपूर्ण सब कुछ खोने की स्थिति आ जाती है, अब जीतने का कोई अवसर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रानी पद्मिनी राजपूती परंपरा का क्या करती है, पालन करती है और जोहर कर, अग्नि में जोहर कर अपनी यह लीला, जीवन लीला क्या कर लेती है, समाप्त कर लेती है। सिसोदे का वीर सामंत लक्ष्मण सिंह भी अपने 7 पुत्रों सहित, दुर्ग का रक्षक कौन था, सिसोदे के वीर सामंत लक्ष्मण सिंह क्या था, दुर्ग का रक्षक था। वह अपने 7 पुत्रों सहित दुर्ग की रक्षा करते हुए क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है। यह चित्तौड़गढ़ क्या कहलाता है, पहला साका। साका क्या होता है, जिसमें पुरुष तो क्या करते हैं, केसरिया बाना धारण करते हैं और महिला अपनी यह लीला अग्नि में कूदकर समाप्त कर देती हैं। तो महिलाओं द्वारा जोहर, जलती आग में कूदना, जलती आग में कूदना क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। और वीर पुरुषों द्वारा केसरिया बाना धारण कर युद्ध में कूदना क्या कहलाता है, आपका केसरिया बाना धारण करना कहलाता है। जब जोहर और केसरिया बाना दोनों होते हैं, जब जोहर और केसरिया बाना दोनों धारण किए जाते हैं, तब क्या कहलाता है, वह साका कहलाता है। क्या कहलाता है, साका कहलाता है। राणा रतन सिंह राजपूत सरदार गोरा बादल क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे किसने अधिकार कर लिया, 25 अगस्त 1303 को किसने अधिकार कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। लेकिन रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए कत्लेआम नरसंहार का आदेश दे देता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेवाड़ का राजा अपने बड़े पुत्र, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वह मेवाड़ का राज अपने बड़े पुत्र किसको, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, खिजर खां था, उसको सौंप देता है। और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। क्या रख देता है, खिजराबाद रख देता है। खिजर खां ने चित्तौड़गढ़ में एक मकबरे का निर्माण कराया, जिसमें फारसी में उत्कीर्ण अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है, ईश्वर की छाया कहा है और संसार का रक्षक कहा है। ठीक है। खिजर खां को चौहानों ने चैन से नहीं रहने दिया। अंत में खिजर खां को मेवाड़ को छोड़कर दिल्ली प्रस्थान करना पड़ा। अलाउद्दीन और जो मेवाड़ है, मेवाड़ की रक्षा का भार किसे दिया गया, जालौर के सोनगरा चौहान मालदेव, मुछल्ला मालदेव। कौन था, मुछल्ला मालदेव था। उसको क्या करा, मेवाड़ का अधिकारी नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, खिजर खां द्वारा। ठीक है। सिसोदिया सरदार जिसके बारे में अपने पढ़ा था, वो दुर्ग का रक्षक था, 7 बेटों सहित मारा गया था, युद्ध में काम आ गया था। उसका पोता होता है सरदार हमीरदेव, सरदार हमीरदेव होता है। उसने क्या करा, गुहिलों की छोटी सी शाखा का नेतृत्व किया। गुहिलों की समाप्ति कब हो जाती है, एक तरह से देखी जाए तो राणा रतन सिंह के साथ ही क्या है, गुहिल वंश क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन गुहिली वंश के सरदार लक्ष्मण सिंह का पोता था हमीरदेव। कौन था, हमीरदेव था। हमीरदेव ने क्या करा, इस शाखा का नेतृत्व करते रहा और धीरे धीरे सेना अपनी बढ़ाता गया। अंत में उसने बलवीर सोनगरा, जो मुछल्ला मालदेव था उसके पुत्र का नाम था बलवीर सोनगरा, उसको क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया 1326 में। और चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। सिसोदा गांव के थे, इसलिए क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। तो सिसोदिया वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी, हमीरदेव ने। किसने रखी, हमीरदेव ने रखी। कब रखी, 1326 में रखी। हमीरदेव कौन था, लक्ष्मण सिंह का क्या था, पुत्र था, जो क्या थे, चित्तौड़ के दुर्ग के क्या थे, रक्षक थे।
अपने सिसोदा गांव के आधार पर राणा की उपाधि धारण कर हमीर देव ने घुइल वंश की सिसोदिया शाखा का क्या है, शासन स्थापित किया। इसीलिए इसे मेवाड़ का क्या कहा गया है, उद्धारक कहा गया है। मेवाड़ को वापस स्वतंत्र बना कर दिया किसने, राणा हमीर देव ने। हमीर देव को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन और रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। सीधा प्रश्न पूछेंगे, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है, हमीर देव कहा गया है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, हमीर देव कहा जाता है। किसमें कहा गया है विषम घाटी पंचानन, किस अभिलेख में कहा गया है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। हमीर ने चित्तौड़ में मेवाड़ की इष्ट देवी, मेवाड़ की कुल देवी अलग होती है, कुल देवी तो अलग है, इष्ट देवी जिसकी ज्यादा पूजा की जाती है वो कौन सी है, बरवड़ी माता। तो मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी तो कौन सी है, बरवड़ी माता है। और कुल देवी कौन सी है, बायण माता है, जिसकी स्थापना किसने की थी, रावल बप्पा ने की थी। और मेवाड़ के शासकों की, घुइलवंशी शासकों की अगर अपन बात करें, कुल देवता की तो कौन है, एकलिंग जी। एक लिंग को अपना क्या मानते हैं, ये दीवान मानते हैं। एक लिंग का अपने आप को क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। बरवड़ी माता को अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में, कौन से युद्ध में, सिंगोली कहाँ पे है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के युद्ध में, सिंगोली के युद्ध में दिल्ली सुल्तान महमूद बिन तुगलक की सेना को क्या किया था, परास्त किया था। तो महमूद बिन तुगलक की सेना को परास्त करने वाले कौन थे, हमीर देव थे। कौन थे, हमीर देव थे। अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है। इसका दूसरा नाम है तारीख ए अलाई, दूसरा नाम क्या है, तारीख ए अलाई। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ में 1300 में, उस समय जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ऐसे में अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख ए अलाई या खजाइन उल फतूह का जो उल्लेख है उससे कहीं ना कहीं सही माना जाता है। प्रेम रतन सूरी द्वारा रचित गोरा बादल की चौपाई में भी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में जानकारी किससे मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह है और तारीख ए अलाई से जानकारी मिलती है। प्रेम रतन सूरी ने भी रचना की थी गोरा बादल की चौपाई, उससे भी युद्ध की जानकारी मिलती है। साथ में मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक की रचना करी पद्मावती, किसी की थी, पद्मावत की रचना करी थी, उससे भी चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। जो पद्मावत पुस्तक है वह अवधी भाषा में लिखी है, किसमें लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें क्या बताया है, रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेनी क्या थी, पुत्री थी। इनके पास एक तोता, उसका नाम क्या था, हीरामन था, जिसने रतन सिंह को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया था। 12 वर्ष तक योगी के भेष में सिंहल द्वीप पर रतन सिंह रहते हैं और पद्मिनी को प्राप्त करने में सफल होते हैं। एक दिन 12 वर्ष तक प्रयास बाद में क्या होते हैं, पद्मिनी को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, एक दिन राघव चेतन नाम का व्यक्ति रतन सिंह के दरबार में आया और उसने उसको किस में रख लिया गया, सेना में रख लिया गया। लेकिन बाद में पता चलता है जो जादू टोने में क्या है, निपुण है। ऐसे में उसे सेना से हटा दिया और उसको देश निकाल दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह कहाँ पहुंच जाता है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है और रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य के बारे में वर्णन कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, एक कामांध प्रवृत्ति का शासक था। ऐसे में उसने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ की दुर्ग पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। एक पद्मावत फिल्म आई थी, फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। ठीक है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो संजय लीला भंसाली थे। 1326 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु बाद चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त मालदेव सोनगरा, कौन था, मालदेव सोनगरा के बाद में कौन बनता है, बलवीर सोनगरा बनता है। उत्तराधिकारी बनता किसका, मालदेव सोनगरा का। उसे हराकर हमीर देव ने किस पर अधिकार कर लिया, 1326 में चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था और अपनी स्वतंत्र सिसोदिया शाखा क्या की थी, स्थापना की थी। ये था आपके रतन सिंह के समय मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और मेवाड़ की पराधीनता के बाद वापस हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के उपरांत 1326 में चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लेता है, चित्तौड़ वापस स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए हमीर देव को मेवाड़ के उद्धार के रूप में जाना
जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और कहानी के रूप में टॉपिक है। एक बार आप इसको पढ़कर, पूरा पढ़कर आप खुद ही अपने आंतरिक मन से कल्पना करते हुए, ठीक है, पूरी कहानी का मनन करें अंदर ही आंतरिक रूप से, ठीक है, और अपने पढ़ाने की स्थिति को देखते हुए आप संपूर्ण वर्णन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।